कलिंग सुप्रभात। दर्शक बंधु आज अतिथि स्टूडियो रे पहुंची सारी चलतु सहित ही कथा हवा। आमर आज अतिथि आम देशर जड़े बेस जनाशुना डाक्तर डाक्तरी शिक्षा क्षेत्र में रही दीर्घ 35 वर्षर अभिज्ञता ता सहित देशर बहु सम्मानजनक संस्थार से सफलतार सह कार्य करिसेंती। सेना विभाग में लेफ्टिनेंट जनरल भाव बेस किछि वर्ष काम करिसेंती। वर्तमान से किम्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपाटोलॉजी विभाग मुख्य भाव कार्यरत। आमर आज अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर AC आनंद। डॉक्टर आनंद, पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर, हम आपके बारे में तो जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपाटोलॉजी एक मेडिकल टर्म्स है, तो जो ऑडियंस हम लोग को देख रहे हैं, तो पहले बताइए कि क्या है ये। बहुत भ्रम है लोगों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में। अभी बाहर भी कोई पूछ रहा था। हाँ जी। मैंने बताया मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो कहते हैं अच्छा आप गैस के डॉक्टर हो। हाँ। तो या कोई गैस्ट्रिक के डॉक्टर बोलता है। यस। इट्स नॉट ट्रू। ओके। इट्स ओनली वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रूथ। अच्छा, मतलब ये उसका एक पार्ट है। हाँ, गैस्ट्रिक। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग अभी इसको डाइजेस्टिव साइंसेस कहते हैं। ओके। और डाइजेस्टिव साइंसेस अगर हिंदी में अगर बोलें उसको, तो दे आर जीवन दायिनी विज्ञान जो होता है। हाँ जी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप एक कोई झरना या वाटरफॉल देखते हैं, हाँ जी। तो उसका शेप पानी का सेम रहता है, लेकिन जो पानी के मॉलिक्यूल्स जिससे वो बनता है वो हर सेकंड चेंज होते रहते हैं। इसी तरह ये ह्यूमन बॉडी का शेप वही रहता है, लेकिन जिन मॉलिक्यूल से ये बॉडी बनता है वो हर दिन हर तीसरे दिन चेंज होता रहता है। ओके। तो ये चेंज करने वाली चीज़ जो आप इसमें से डेड चीज़ें मुंह में डालते हैं और वो लाइव टिश्यू बन जाता है, ये काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसके अलावा एक और काम भी होता है इसका, जैसे कोई पॉइजन ले लिया है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन। तो जैसे आपने हमारे पुराणों में सुना होगा, वो अमृत मंथन हुआ था देवताओं और दैत्यों के बीच में, तो बहुत सारा पॉइजन निकला था। तो शिव जी ने सारा पॉइजन खा लिया था, उनका गला नीला हो गया था। तो हमारी बॉडी का जो शिव है वो लिवर में है। ओके। जितने टॉक्सिक चीज़ें हम लोग खाते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन वहाँ पे होता है। इसी तरह जो बॉडी को बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो भी लिवर में बनती हैं सारी। सो व्हेन वी से डाइजेस्टिव साइंस, इसका मतलब है कि आप डेड चीज़ें मुंह में डालो और वो आपका लाइव बॉडी बन जाता है उसका। और जो बॉडी आपके पास आज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, थोड़े दिनों के बाद नया बॉडी बन जाता है। तो बेसिकली आप जो बोल रहे हैं कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और जो लीवर डिसऑर्डर होता है उसको आप लोग ट्रीट करते हैं। तो वो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपाटोलॉजी, ये दोनों इंटरलिंक्ड है? बहुत ही इंटरलिंक्ड है। हाँ जी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है जो चीज़ें हम डालते हैं उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि लिवर उसको यूज़ करके लाइव टिश्यू बना सके। ओके। सो दैट इज़ द ल्यूमन, द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पार्ट। एंड हेपेटोलॉजी पार्ट इज़ कि लिवर कैसे काम करता है उसके लिए और कैसे बनाता है उसको। अच्छा। आनंद सर, शुरुआती दौर कैसा था आपका? जैसे आप मेडिकल में भर्ती हुए, पढ़ाई 35 साल हो गया लगभग आप काम करते हुए, इतना एक्सपीरियंस 40 से ज़्यादा हो गया। हाँ। तो वो शुरुआती कैसा था, वो दौर कैसा था? और ये स्पेशलाइजेशन आप क्यों चुने, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपाटोलॉजी? ये स्पेशलाइजेशन क्यों? मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस है। ओके। और सबसे ज़्यादा चैलेंज इसी में है। ओके। क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक काम करते हैं। जैसे हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है, और उसको पंप लगा दो तो हार्ट की ज़रूरत नहीं शायद है। इस तरह किडनीज फिल्टर की तरह काम करती हैं। गैस एक्सचेंज का काम लंग्स करते हैं। लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो जीवनदायिनी है, लाइफ गिवर। जो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप ऑल जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, उससे आपको ह्यूमन बॉडी बना के दिखाता है वो। जी। सो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है। मतलब और ज़रूरत, ये जो बदलते लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से ये स्टडीज भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में तो ऐसा है कि कई बीमारियां जो हैं लिवर की और इंटेस्टाइन की, दे आर कॉज्ड बाय द चेंजिंग लाइफस्टाइल टुडे। और जो जो चीज़ आप खाते हैं उसके ऊपर बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है, लिवर के ऊपर भी और बॉडी के ऊपर भी।
आपने मेरे लाइफ के बारे में पूछा, तो शुरू का लाइफ तो वही है जैसे सब स्टूडेंट्स का होता है, पढ़ाई वगैरह करके आप डॉक्टर बनते हैं। एंड उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे पिताजी चल बसे थे। तो हम चाहते थे कि हम इमीडिएटली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो उस टाइम पे हमने आर्मी को चूज़ किया एज ए करियर, विच आई थॉट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। आर्मी का पे वगैरह अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है, और सबसे ज़्यादा बात है कि आप ऑनेस्टली वही कर सकते हो जो आप सोचते हो। तो फिर आर्मी से मैंने एमडी मेडिसिन भी किया, और आर्मी ने ही मुझे भेजा फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ने के लिए। और फिर आर्मी ने ही मुझे बर्मिंघम भेजा लिवर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग के लिए। तो हमने आके फिर अपना लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया दिल्ली में, आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर में। और इस तरह करीब 36 इयर्स काम करने के बाद आर्मी में आई वाज आस्क्ड टू शिफ्ट टू नेवी एज डायरेक्टर जनरल। तो फिर एज ए सर्जन वाइस एडमिरल मैं नेवी का डायरेक्टर जनरल रहा, और करीब 38.5 इयर्स की सर्विस के बाद हम लोग रिटायर हुए। जी जी। फिर उड़ीसा कैसे आना हुआ, किम्स का सोच कैसे आया? उसके बाद मैंने वहीं पे अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया दिल्ली में ही। 5-6 साल वहीं रहा। तो यहाँ प्रोफेसर आचार्य प्रो चांसलर हैं किम्स में, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार आइए और देखिए यहाँ पे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अपोलो हॉस्पिटल में हालांकि मैं काफ़ी खुश था, लेकिन फिर भी ये चीज़ कभी कभी चोट पहुँचाती थी कि ट्रीटमेंट जो हम लोग दे रहे हैं हॉस्पिटल के चार्जेस बहुत हाई हैं। Yes, बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ आके मैंने देखा कि एक तो इनका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज देखा, जहाँ सेल्फलेसली करीब 25-27 हज़ार स्टूडेंट्स को फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन सब कुछ फ्री मिल रहा है। एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर सोशल सर्विस दैट इज़ बीइंग डन। उड़ीसा और उड़ीसा के किम्स में लोगों मैंने के बारे देखा। में, उड़ीसा और उड़ीसा के लोगों के बारे में। उड़ीसा और उड़ीसा के लोगों के बारे में तो मैं शुरू से ही जानता हूँ। मेरी धर्मपत्नी यहीं की रहने वाली हैं। अभी कितना साल हो गया आपको किम्स हाँ, में? किम्स में मेरे को तो अभी 1.5 महीना ही हुआ है। अच्छा, ओके ओके। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ देखा कि क्वालिटी ट्रीटमेंट लो कॉस्ट पे किम्स वाले प्लान कर रहे हैं सबको देने के लिए, और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो मैंने सोचा कि किम्स में आना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर आनंद, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपाटोलॉजी वो क्या है, जैसे आप बोले कि गैस्ट्रिक उसका एक पार्ट है, लेकिन कॉमन साइंस और सिम्टम्स अगर बोले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का वो क्या है? मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को अभी जाना चाहिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए? Symptoms क्या है Symptoms जैसे? क्या है? कॉमन साइंस सिम्टम्स जनरली ये होते हैं कि जैसे पेट में दर्द हो गया, या पेट फूल रहा है ज़्यादा, या ज़्यादा डकार आ रहे हैं, या उल्टी होती है, या लूज मोशंस होते हैं, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या आंखें थोड़ा पीली हो जाती हैं, भूख नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेट करती हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ठीक नहीं उम्र चल का रहा। कुछ है इसमें? उम्र का सब उम्र में यही सिम्टम्स होते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि बड़ी उम्र में नहीं होते हैं। क्यों, उम्र के बारे में क्यों पूछा आपने? नहीं, मैं इसलिए मैं पूछा कि इसके लिए कुछ उम्र होता है क्या? गैस होना, कोई हाँ। अंदर या तकलीफ फील करना, महसूस करना, पेट फूलना, ये वगैरह के लिए कुछ लिमिट एज मतलब होता है क्या? किस एज के लोगों को ये प्रॉब्लम सभी ज़्यादा एज होते के हैं? लोगों में हाँ। होता है। अवेयर रहना चाहिए। सभी एज के लोगों में होता है। अच्छा, कुछ बेसिकली इन्फेक्शंस जो होते हैं वो यंग एज में कॉमन होते हैं, क्योंकि यंग लोग जो हैं वो ट्रैवल बहुत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जगह जगह का खाना खाते हैं। तो इन्फेक्शंस जो हैं वो यंग एज में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ओल्ड एज में कम कॉमन होते हैं। डॉक्टर आनंद, नॉर्मली आपने जैसे बोला कि किसी को अगर शिकायत है कि जैसे आपने बोला कि उल्टी हो रहा है या फिर ढकार आना या फिर पेट में दर्द होना, तो हम लोग कॉमनली जो कॉमन मैन होते हैं वो समझ लेते हैं कि हम लोग को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो एक तो गैस मेडिसिन ले लिया कुछ भी। तो ये कितना सेफ होता है एक्चुअली? गैस का कौन सा मेडिसिन का बात करते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ। क्योंकि हर एक आदमी का कंसेप्ट गैस का टैबलेट के बारे में अलग अलग है। हाँ, नहीं, मेडिसिन स्टोर में जाते पर हम हैं लोग और पूछ ज़्यादा- लेते हैं कि हम लोग को गैस की बीमारी है, मतलब गैस हो रहा है, तो वो कोई भी मेडिसिन दे लेता है और वो खा लेते हैं। तो बिल्कुल, ये हमारे कितना- रिश्तेदार जो फ्रेंड्स हाँ, ये सर्कल में भी हम लोग देते हैं, अरे क्या भाई गैस हो गया, एक टैबलेट ले हाँ, लेते हैं। वो क्या होता है? कॉमनली समझ लेते हैं कि ढकार हो रहा है, मतलब ये गैस का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है तो गैस का प्रॉब्लम है।
तो इसमें ऐसा है कि कॉमनली अगर हम खाना ऐसा खाएं जिसमें ऑयल ज़्यादा है या स्पाइसेस ज़्यादा हैं, तो उसके बाद यहाँ जलन होना और थोड़ा बहुत डकार आना कॉमन है। ओके। ये नेचुरल रिएक्शन है। इसको कम करने के लिए एंटासिड का गोली अगर आप खा लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही सिम्टम रोज़ होते हैं और इन सिम्टम्स की वजह रात को आप सो नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है कि समथिंग मोर सीरियस इज़ देयर। दैट टाइम यू शुड गो टू डॉक्टर। मतलब लेकिन ये सेफ होता है क्या सर, कि जैसे हमने बोला हाँ कि हाँ, गैस्ट्रिक का टैबलेट? एंटासिड्स टैबलेट्स जो हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं और कभी भी जलन होता है तो आदमी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, और सर लिवर डिसऑर्डर, उसका सिम्टम्स क्या होता है? लिवर डिसऑर्डर का आमतौर पे सिम्टम्स ये होते हैं कि भूख कम लगता है और ये इस हिस्से में दर्द होता है, राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, और आंखें कभी कभी पीली हो जाती हैं। तो और इसी तरह का सिम्टम्स ज़्यादातर होते हैं इसके। उसके लिए रीज़न क्या है? उसके कई रीज़न्स हैं। कॉमन रीज़न हमारे यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, वो है अल्कोहल। ओके। एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक लिवर को डैमेज करता है। और इसके अलावा जो फैट है, जो चर्बी है, वो भी वही इफेक्ट होता है लिवर के ऊपर जो अल्कोहल का होता है। जी सर, कितना सीरियस हो सकता है सर ये? अल्कोहल के ऊपर भी मेरा एक सवाल है। ज़्यादातर हम लोग बात जैसे करते हैं, सब पूछ लेते हैं कि ये दारू पी पी के उसका पेट बड़ा हो गया, लिवर फूल गया, ये सच में होता है? हाँ, लिवर भी ख़राब हो जाता है और फिर उसके बाद पेट के अंदर पानी भी भर जाता है। तो पेट एकदम से ऐसे फूल जाता है, उसके अंदर पानी भरा रहता है, 15-20 लीटर पानी भरा रहता है। मतलब अल्कोहल को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं उसके लिए? हाँ हाँ, कितना सीरियस हो सकता है सर ये सिचुएशन? इट कैन टेक लाइफ। ओके, इसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताइए सर। ट्रीटमेंट सबसे, ये तो अल्कोहल तो एक पॉइजन है, हाँ। और अगर आप पॉइजन लेते रहेंगे तो फिर आपको कोई ट्रीटमेंट काम करेगा नहीं। यस। तो उसका लिवर जब पूरा ख़राब हो जाता है तो एक ही तरीका होता है कि लिवर चेंज किया जाए, दूसरा लिवर डाला जाए। जी, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट इसका यह है कि अल्कोहल पीना बंद कर दे आदमी। बिल्कुल। लेकिन सर लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में आप बता रहे थे, आपने ये कोर्स भी किया है और सर्जरी आप करते भी है, ये नहीं, मैं सर्जरी नहीं करता हूँ। ओके। लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। आज की साइंस में हार्ट ट्रांसप्लांट से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिवर ट्रांसप्लांट होता है, और लिवर ट्रांसप्लांट का सर्जरी भी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें फिजिशियन का काम ज़्यादा होता है ओके। और सर्जन का काम सिर्फ ऑपरेट करके, जैसे शादी में पंडित आदमी और औरत का मिलन करवाना। मिलन कराता गठबंधन है, करवाता उसी है। तरह जो सर्जन है वो पेशेंट का और फिजिशियन का दोस्ती करा देता है। तो लाइफ के लिए फिर फिजिशियन को फॉलो करना बट पड़ता सर है, सक्सेस क्योंकि जो नया लिवर डालते हैं वो बॉडी रिजेक्ट करता है। तो उसका रिजेक्शन को रोकने के लिए कई दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। हाँ हाँ, आपने जैसे बोला कि ये पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट से भी ये डिफिकल्ट होता है लिवर ट्रांसप्लांट, तो सक्सेस रेट कैसा है? सक्सेस रेट फॉर्चुनेटली अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, अराउंड 90% सक्सेस रेट है। हाँ, और कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएं तो अबाउट 7 to 8 लाख का खर्चा होता है, हाँ हाँ। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराना चाहते हैं तो 22-23 लाख का खर्चा होता है। लेकिन जैसे आप बोले कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब सारे हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं क्या? नहीं, सारे हॉस्पिटल्स में नहीं होती हैं ये। इसके लिए आपको बहुत हाई लेवल ऑफ केयर चाहिए। यस। तो उसके लिए पहले तो हॉस्पिटल्स को डेवलप होना पड़ता है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, और उसके बाद फिर लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है। और किम्स में अगर बोले तो किम्स में फैसिलिटीज़ कैसा है? किम्स में इस वक्त फैसिलिटी नहीं है। हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का फैसिलिटी अभी शुरू किया है, ओके। और हम सोच रहे हैं कि मार्च में MCI का इंस्पेक्शन होगा तो हम पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के शुरू कर रहे हैं इसमें, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिवर ट्रांसप्लांट का है। तो वो हम लोग विद इन ए ईयर और 2 years आई थिंक शुरू कर देंगे यहाँ पे। ओके। डॉक्टर आनंद, हाँ जी। प्रोफेसर आनंद, जैसे कि हम किताब देख रहे हैं, बहुत सारा किताब है आपके सामने। हाँ, ये मेरा हॉबी है, जी, कुछ ये ना कुछ किसके लिखता लिए रहता हूँ। ये किसके लिए लिखे हैं और इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? इतना काम, उसके बाद किताब लिखना, इसके लिए टाइम कैसे देते हैं? टाइम बहुत होता है आदमी के पास। नहीं, वो तो कैसे management यूटिलाइज करते करते हैं वो वही पता है। मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये पहला किताब जो मेरा लिखा था, ये है टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसीज। ये मैंने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाता था तब लिखा था।
क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्म फोर्सेस में डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है देखने के लिए कि जो नेचर के अटैकर हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, आर्मी वाले सबसे ज़्यादा उनसे फाइट करते हैं। रेगिस्तान में काम करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, स्नेक्स के साथ काम करते हैं, मतलब एडवर्स सिचुएशन में वो लोग एडवर्स काम सिचुएशंस करते हैं। में। हाँ। तो जो एडवर्स सिचुएशन से बीमारियां होती हैं उसके बारे में कोई किताब नहीं थी हिंदुस्तान में, तो हम लोगों ने पहले एक टेक्स्ट बुक निकाली उसके बारे में। आर्मी के लिए कितना यूजफुल हो रहा है अभी? ये आर्मी में सब लोगों को, सब डॉक्टर्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराई थी, तो सबके पास अवेलेबल रहती है। उसके बाद फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का एक हमारी एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, तो उसका मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो उसमें हम लोगों ने ये किताब लिखनी शुरू की थी, प्रोग्रेस इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। तो 2016 में मैंने और डॉक्टर आचार्य ने मिलकर ये किताब लिखी थी कि पिछले 2-3 साल के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नई चीज़ें आई हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। ये इस साल हम लोगों ने एक और निकाली है, यहीं किम्स में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम लोगों ने ये रिलीज़ किया है 2019 के लिए कि पिछले 3 सालों के अंदर क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। ये पूरा एक किताब के फॉर्म में हम लोगों ने लिख के, जितने स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की, उसके बारे में है। और 2 छोटी छोटी किताबें हैं जो सिंगल थीम कॉन्फ्रेंसेस हैं। एक विटामिन ई के बारे में है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, कई बीमारियों में इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में ये बुक लिखा है क्योंकि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। और हम लोगों का गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका सिर्फ ट्रीटमेंट ई होता है। विटामिन ई होता है, हाँ। और एक ये वायरल हेपेटाइटिस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमने किताब लिखी है, जो काफ़ी कॉमन बीमारी है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर पेशेंट्स देखते हैं इसके बारे में। इसके अलावा एक किताब मैंने और लिखी है, ये शॉर्ट स्टोरीज़ की किताब है। ये अक्सर मैं एक आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ स्टोरीज़ के फॉर्म में, जो मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश होते हैं ना। मेडिकल जर्नल्स में जो पब्लिश होते हैं वो ले पब्लिक नहीं पढ़ पाती है, इसलिए मैंने पब्लिशर का परमिशन लेके एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया है इसको। ये कॉमन मैन के लिए है। हाँ, ये कॉमन मैन के लिए है। स्टोरीज़ अबाउट आर्मी, ये जो डॉक्टर हैं वो कैसे काम करते हैं, हाँ। और कहाँ गलत हो सकते हैं ये और कहाँ सही हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। लिखने के लिए कितना डिफ़िकल्टीज कितना आता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब आप इतना काम करते हैं, इसके बाद आप लिखते हैं, तो टाइम मैनेज कैसे करते हैं? बीच बीच में निकल जाता है टाइम। ऐसा नहीं होता है कि आदमी, अगर आप अपना 12 घंटे देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअल काम आप करते हैं सिर्फ 7-8 घंटे तक। बीच में कई टाइम खाली बैठे रहते हैं, कई बार गॉसिप में टाइम निकालते हैं हम लोग, तो गॉसिप की जगह पे ये काम कर लेते हैं। डॉक्टर आनंद, जैसे आपने बोला कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर आपने एक बुक भी लिखा है, तो अभी के एरा के बारे में बताया, एक्चुअली कितना डेवलप हुआ है? काफ़ी डेवलप हो गया है, हाँ। काफ़ी डेवलप हो गया है। अभी जैसे एंडोस्कोपी ले लीजिए, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इज़ नोन टू डू। एक फाइबर ऑप्टिक ट्यूब है जो मुंह के रास्ते हम लोग पेट के अंदर डालते हैं, तो उसके बारे में सारी बीमारियों का पता लग जाता है। कई छोटे छोटे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं उसी के दौरान। अभी जनवरी के महीने में किम्स में हमने एक वर्कशॉप भी किया था, और वर्कशॉप था थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी। जैसे अगर आप इंटेस्टाइन को इमेजिन करें कि ये ट्यूब की तरह होता है और अंदर ल्यूमेन होता है जिसमें खाना ट्रेवल करता है और बाहर बॉडी का बाकी पार्ट होता है, तो इस वॉल के अंदर एक स्पेस होता है, थर्ड स्पेस बोलते हैं उसको। उसके अंदर जाके वॉल की जितनी बीमारियां हैं उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। अच्छा। तो उसके बारे में हम लोगों ने वर्कशॉप किया था यहाँ पे। डॉक्टर आनंद, हम लोगों ने पहले हेपाटोलॉजी के बारे में भी बात की, अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे आप बोल रहे हैं, ये कितना सीरियस हो सकता है? सीरियस तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा डायरिया हो जाता है तो उसकी भी जान जा सकती है उसमें। अच्छा। शरीर में मतलब से सारा पानी निकल सकता है, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और इसमें सर्जरी होता है सर? सर्जरी भी होता है। अच्छा, मतलब किस लेवल पे सर्जरी होता है? सर्जरी होता है अगर एंडोस्कोपी से चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, अच्छा। तो फिर सर्जरी के बाद जाना पड़ सकता है। मतलब एंडोस्कोपी एक प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, या फिर जानने का प्रोसेस है जैसे हम लोग दोनों एक्सरे चीज़ें करते हैं? दोनों चीज़ें। एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट भी होता है? ट्रीटमेंट भी होता है। ओके,
ओके जी, आनंद सर, बहुत सीरियस हो गया हम लोग तो बात करते करते। आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? क्या अच्छा लगता है आपको? घूमना अच्छा लगता है? उड़ीसा आए हैं, 1.5 महीना हुआ है, कहाँ-कहाँ घूम लिए, देख लिए उड़ीसा में लगभग? पहले पूरा देख चुका हूँ। पहले से मैंने देख चुके बताया मेरी उनकी धर्मपत्नी वाइफ यहीं जी, की है। हाँ। ये उड़ीसा के साथ रिलेशन कहाँ से, कब से है आपका? जब से शादी हुई तब से। शादी कब हुआ? शादी मेरा हुआ था 1981 में, 1981। तब से आप उड़ीसा के साथ रिलेशन है, आते जाते ये रहता है 80 से आज तक। इनफैक्ट जब 2019 शादी हुई तो शादी के फ़ौरन बाद फर्स्ट थिंग हम लोगों ने यही किया था कि पूरा उड़ीसा देखा था। लगभग 40 साल हो गया। 40 साल में उड़ीसा का परिवर्तन क्या देखते हैं मेडिकल साइंस में? काफ़ी चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी में? चेंज हुआ है। पहली चीज़ तो मैं ये देख रहा हूँ, पहले भी हम लोगों ने सोचा था कि उड़ीसा आके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मेरे को लिमिटेशन था कि मैं उड़िया ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। तो ना कई बार समझ में भी नहीं आता है, कई लोग बहुत तेज़ बोलते हैं तो पर पूरी आपको तो सीख जाना चाहिए। चाहिए तो, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। वो यंग एज में आदमी सीखे तो बहुत जल्दी सीख जाता है। हाँ जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है Difficult लैंग्वेजेस सीखना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। और क्या अच्छा लगता अभी है मेन आपको? चीज़ मैंने ये देखी है कि सब लोग यहाँ हिंदी समझते हैं अभी। जी हाँ, जी, वो तो है। पहले नहीं था शायद। हाँ, पहले नहीं था। और ये उड़ीसा के लोग बहुत अडैप्टिव होते हैं, मतलब कोई भी लैंग्वेज। हाँ, उड़ीसा का जो अभी मैंने देखा है कि इट्स बिकम ऑलमोस्ट लाइक ए कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। यस। मुझे याद है हमारी जब शादी हुई थी तो हमारे लोग तो हिमाचल और पंजाब से आए थे यहाँ पे, यहीं पे भुवनेश्वर में ही शादी हुआ था मेरा। तो हमारी शादी के टाइम पे हमारे यहाँ तो कस्टम है कि सब लोग डांस करते हैं शादी में, फैमिली वाले। बिल्कुल। तो हमारे जब फैमिली वाले डांस करने लगे तो आई रियलाइज दैट बाकी सब जितने आसपास के लोग थे वो शोर मचा रहे थे कि चलो चलो देखो फिल्मों वाली शादी हो रही है यहाँ पे। बट नाउ आई रियलाइज कि हर शादी में यहाँ पे भी ऐसा वही ही होता है। हाँ जी। सो उड़ीसा हैज़ चेंज्ड एज रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ चेंज्ड। काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया है, कई नई फैसिलिटीज़ आ गई हैं। अभी मैं देख रहा हूँ भुवनेश्वर में ही करीब 9-10 बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पे। मेडिकल फैसिलिटीज़ आसान हो गई हैं। गवर्नमेंट ने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो विच मेक द लाइफ ऑफ एवरेज मैन वेरी ईजी। खाना सबको ऑलमोस्ट 5 रुपए किलो के 5 रुपए के हिसाब से पूरा खाना मिल जाता है सबको। जी, 1 रुपया के हिसाब से 1 चावल रुपए किलो मिल के जाता है, हिसाब से 5 चावल रुपया भी में मिल खाना। जाता है। जी। तो दीज थिंग्स आर गुड इन ए वे दैट किसी को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बट दे ऑल्सो मे हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ उड़ीसा बिकॉज उड़ीसा पॉसिबली इज़ अ रिचेस्ट स्टेट। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ का ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं दे आर वेरी रिच। सो बाकी कई स्टेट्स के हिसाब से वी आर रिचर स्टेट हियर, बट वी हैव नॉट। डॉक्टर आनंद, अभी आप उड़ीसा में हैं तो समय तो हम लोग के पास बहुत कम है, तो फाइनल रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे कि आप अभी किम्स में हैं, 1.5 महीना हुआ है, लेकिन मेडिकल साइंसेस में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी आप किम्स में हैं, उड़ीसा के लोगों के मेरा लिए फ्यूचर आपके प्लान तो plans बहुत क्या सिंपल है। हाँ। किम्स का डिपार्टमेंट जो है डिवीजन ऑफ गैस्ट्रो साइंसेज, डिवीजन ऑफ डाइजेस्टिव साइंसेज को डेवलप करना है। पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज शुरू करने हैं यहाँ पे, और उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांटेशन इस्टेब्लिश करना है। ये आई सी इट इन नेक्स्ट होराइजन ऑफ 2 to 3 years। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों से बात किया। और वो जो पहले आपने बोला ना कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट को लेकर बहुत कुछ मतलब भ्रम है लोगों हाँ में। मिथ है, वो आपने क्लियर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु, समय हो जाए कलिंग सुप्रभात को एट रखा, विदाय दियंतु, नमस्कार। नमस्कार। कलिंग सुप्रभात।